हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। सो ऑन द डेली बेसिस वी आर मूविंग टूवर्ड फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसमें कि आज हम एक बार फिर से 25 मार्क्स का एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, इन विच वी विल सॉल्व 15 मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड 10 मार्क्स ऑफ BST. So without any further delay, let's get started. So let's start with the first question. तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ X and Y after all the adjustments in respect of revaluation, goodwill, reserve, etc. amounting to rupees 2,40,000 and rupees 3,60,000 respectively. Z was admitted for 1/5 share and he had brought his proportionate amount of capital. Z's capital will be. तो क्लियर है कि क्वेश्चन हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कि न्यू पार्टनर Z है जिसका 1/5 शेयर है और Z अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है विच इज नॉट गिवन, बाय मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय Z, and for that purpose capital balances of X and Y has been given, which is rupees 2,40,000 and rupees 3,60,000, and we have to clearly understand that which capital is given, by means whether this amount of capital is before the adjustments of various items or after the adjustments at the time of admission. So as we all know कि जब भी न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो इन दैट केस वी नीड टू have the balances of capital after the adjustments of gain or loss on revaluation, treatment of goodwill in sacrifice ratio, distribution of reserve and other accumulated profit and losses, and any other adjustments which are given at the time of that admission of that partner. So उन सभी एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल बैलेंसेस आते हैं बाय मींस बैलेंस CD ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर other partners, that will be used as a base to calculate the amount of capital brought in by the new partner. So जैसा हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये वही कैपिटल्स हैं जो उन सभी एडजस्टमेंट्स के बाद दिए गए हैं. सो वी कैन यूज these values to calculate the amount of capital. Now बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे एक फुल क्वेश्चन का लैंग्वेज है, स्टेटमेंट है, पैटर्न है, बट इसको मैंने यूटिलाइज किया है फॉर मेकिंग 1 मार्क ऑफ क्वेश्चन, जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ X and Y, बाय मीन्स द कैपिटल ऑफ द old partners. We need to calculate the total, that means combined capital we have to calculate, which will be equal to rupees 2,40,000 and plus 3,60,000 is equal to rupees 6 lakh. Now ये जो 6 लाख रुपए कैपिटल आया हुआ है, ये कैपिटल किसका है? ये है अदर देन द पार्टनर Z. X और Y जो पार्टनर्स हैं हमारे ओल्ड, ये उन पार्टनर्स का कैपिटल है 6 लाख. तो अगर उन्हीं पार्टनर के शेयर को हम रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसे, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल. सो व्हाट इज द शेयर ऑफ X and Y? नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस. सो अगर पूरे फर्म का शेयर हम 1 एज्यूम करते हैं और उस 1 में से अगर Z का शेयर 1/5 है अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन, जो रिमेनिंग शेयर है वही XY का होगा और रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 4/5 होगा. सो यानी 4/5 शेयर के इक्वल टू ये कैपिटल है कितना? 6 लाख. अब अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट फर्म. सो इसीलिए 6 लाख को हमने रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया यानी 5/4 से, एंड इसके बाद हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा एंड उसी से हमें निकालना है उसका 1/5 शेयर एज प्रोपोर्शनेट कैपिटल. सो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हो आप, द कंबाइंड कैपिटल ऑफ old partners multiply by the remaining partners share, reciprocal of remaining partner share, and then multiplied by new partner share, and उससे आ जा रहा है 1,50,000 जो कि हमारे ऑप्शन ए का आंसर है. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. और बताना चाहूँगा ये सारे क्वेश्चंस मैं जो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज
फॉर द वन मोटिव ओनली कि आप सभी के सामने एक जेन्युइन क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन सामने आए जो आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न को कवर करे, आपके उन इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को पिकअप करके लेके चले, आपके उन सभी पोर्शंस को कवर अप करे जो आपके बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उसमें एक जेन्युइननेस और एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन और लैंग्वेज आपके सामने आ सके। इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को खुद से बना कर लाता हूं। तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें, इनको नोट करें, कहीं पर जरूर लिखें, एंड एनुअल एग्जाम को देने से पहले जरूर एक दो बार रिवाइज करते रहें। हावेवर यूट्यूब चैनल है आपके पास, लिंक है, आप जब चाहें तब उसको देख सकते हो, अपने डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं। तो इसको आप उस तरह से यूज करिए जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम वेल प्रिपेयर्ड हो सके। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देयर वाज अ स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹4 लाख appeared in the बैलेंस शीट। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पर एक बैलेंस शीट मिलता है हमें, एंड उस बैलेंस शीट में वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिए होते हैं, जिसमें कि एक स्टॉक दिया गया है, कुछ स्टॉक दिए गए हैं 4 लाख रुपीज के। अ पार्ट ऑफ द स्टॉक, सो आउट ऑफ दैट 4 लाख, सम पार्ट ऑफ दैट स्टॉक वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹2,70,000। और जैसा हम सभी जानते हैं कि डिसोल्यूशन में तो हमको बस इतना ही जानना होता है कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स, which is already given in the question, that is ₹2,70,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ एक अलग स्टेटमेंट आपके सामने है, बीइंग 20% मोर देन द बुक वैल्यू। यानी जो 2,60,000 है, ये अपने स्टॉक की बुक वैल्यू, जो हमें फिलहाल नहीं मालूम, उस बुक वैल्यू से 20% ज़्यादा की ये वैल्यू है। सपोज दैट, ये बोलना क्या चाहते हैं कि आपकी कोई चीज़ की बुक वैल्यू क्या है 100, ठीक है, उस पर आपने 20% यानी 20 रुपीज़ और ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या बन गई 120। यानी एक तरह से ये 2,70,000 की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है। बट इसका हम क्या करें, हमको तो फिलहाल रियलाइज वैल्यू से ही मतलब है जो हमारे सामने है, ठीक है, इग्नोर करते हैं। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू, और रिमेनिंग स्टॉक को भी मार्केट में सोल्ड किया, बट 60% उसकी वैल्यू मिसिंग है, परसेंटेज में दिया गया है ऑन द बुक वैल्यू। अब ये वो बात हो गई जिसके वजह से आपको काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इवन उस पार्ट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसको हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी गई है। देखिए मैटर क्या है, 4 लाख का स्टॉक है, 4 लाख में से एक पार्ट स्टॉक का जो है उसका हमें डायरेक्ट सेल प्राइस बता दिया गया 2,60,000, जो हमारे लिए बहुत इजी है, कंफर्टेबल ही हम लोग उसको लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुक वैल्यू है उसको बेच रहे हैं 60%। बट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, द मेन क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। अब कई लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि 4 लाख रुपीज का स्टॉक था, 2,70,000 में बेच दिया, तो जो बच गया वो रिमेनिंग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि 2,70,000 का तो उसका बुक वैल्यू था ही नहीं ना। 2,70,000 में तो आपने उसको सेल किया है, और ये सेल प्राइस जो उसका है दैट इज 20% मोर देन द बुक वैल्यू। यानी वॉट एवर द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू वॉज हेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, we have added 20% in that book value and then we get this amount 2,60,000। तो जब आप यहाँ की वैल्यू पता लगाओगे कि what was the amount of book value of that particular stock, तभी जाकर आप जान पाओगे कि what is the actual value of the remaining stock। तो सबसे पहले अब आपको जानना जरूरी हो जाता है कि जिस स्टॉक को 2,70,000 में आप सोल्ड आउट कर रहे हैं, what is the actual book value of that particular stock। तो जिसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ा सा हिंट दिया भी था कि सपोज दैट कि आपका वो स्टॉक 100 रुपीज़ का था, 20% या 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर आप उसको बेच रहे हो, तो आपने कितने में बेचा होगा 120 में। बस इसी को आप एज अ फॉर्मूला फॉलो करोगे और इसी से आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अगर किसी बुक वैल्यू में 20 रुपीज़ या 20% एक्स्ट्रा करके आप 120 में बेच रहे हो, तो इसी पैटर्न पर अगर हम चलें तो हमारे पास बुक वैल्यू मिसिंग है, प्रॉफिट भी मिसिंग है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कितने में बेचा। मतलब वी आर हैविंग द अमाउंट विच इज इक्वल टू 120%। तो अगर ये वैल्यू 120% के इक्वल टू है, तो उसके रेसिप्रोकल को हम अगर यूज करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट द अमाउंट ऑफ द बुक वैल्यू जो यहाँ होना चाहिए, जो आपके सामने देखिए। सो द बुक वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विल बी 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 120%, एंड दैट विल बी इक्वल टू ₹2,25,000। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर यहाँ 2,25,000 उसकी बुक वैल्यू थी, है ना, अगर कोई डाउट है तो आप अभी कैलकुलेशन करके चेक भी कर सकते हो। देखिए 2,25,000 उसकी बुक वैल्यू थी,
उस पर आपने 20% जो कि हो जाएगा 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस अमाउंट 2,70,000। और 2,25,000 के अलावा किसी भी और वैल्यू को आप यूज़ करेंगे तो यू विल नॉट गेट दिस अमाउंट, है ना। तो इस तरह से फाइनली हम जान पाए हैं कि द बुक वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्टॉक इज ₹2,25,000। तो अगर ये वाला स्टॉक 2,25,000 का था तो रिमेनिंग का अमाउंट क्या होगा? तो टोटल स्टॉक 4 लाख के थे, उसमें से 2,25,000 का स्टॉक हमने सोल्ड आउट कर दिया, तो रिमेनिंग स्टॉक हो गया 1,75,000 का। इसी रिमेनिंग स्टॉक को 1,75,000 के स्टॉक को ही हमने उसकी बुक वैल्यू यानी 1,75,000 के 60% वैल्यू पर बेचा है, जिससे आ रहा है 1,05,000। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन वाज देयर इन दिस केस। एंड नाउ आपका रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द स्टॉक इन टोटल। स्टॉक को बेचकर टोटल आपको कितना रियलाइज हुआ है? तो जैसा हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हमने 2 टुकड़ों में रियलाइज किया है। वन रियलाइज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन एज ₹2,70,000 एंड द अदर रियलाइज वैल्यू जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड एज ₹1,05,000 एंड द टोटल ऑफ बोथ दीज अमाउंट इज ₹3,75,000 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉर 3 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन इट इज AB and C are partners in 1:1:2. On 1st of April 2023, they decided to change the ratio in equal proportion. So that means clear है कि ये क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें कि चेंज इन PSR का कॉन्सेप्ट है, गुडविल वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर दिया गया है ओल्ड रेशियो एज 1:1:2 एंड द न्यू रेशियो इज गिवन एज इक्वल प्रोपोर्शन यानी 1:1:1. So at the time of change in ratio, the following balances were appeared in the books. कुछ balances दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने है 3. A credit balance of profit and loss given as ₹1 lakh, यानी कि ये profit का part है. General reserve, again it is a part of the profit, ₹80,000. And third one, but it is not a part of the profit because ये है advertisement suspense या advertisement expenditure as ₹40,000. तो it is a part of deferred revenue expenditure. ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। तो इनमें से ये 2 चीज़ आपके जो सामने है ये तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, बट ये जो पार्ट है ये एक एक्चुअली एक्सपेंस या लॉस का पार्ट है। तो तीनों को आपस में जोड़ तो हम नहीं सकते, बट अगेन तीनों को जोड़ना है नहीं जोड़ना है ये सब डिसाइड होता है इस बेसिस पर कि पार्टनर्स आखिरकार क्या चाहते हैं, वेदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज आइटम्स। अगर हाँ है जवाब तो हम तीनों को सेपरेटली इनके वैल्यूज के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? इनके ओल्ड रेशियो में। बट इन केस the partners have decided not to distribute all these items, rather they prefer to pass an adjustment entry for the same. तो ऐसे केस में इनमें से किसी की भी वैल्यू यूज नहीं करेंगे इंडिविजुअली, बल्कि तीनों को आपस में प्लस या माइनस कर लेंगे एंड देन जिस उससे जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बनेगा उसको यूज करके गेन सेक्रीफाइस के फ्रैक्शन में उनकी एंट्रीज बना डालेंगे। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन दिस केस? क्या पूछा गया है आपसे करने के लिए? तो देखिए ये है वो इंपॉर्टेंट लाइन, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, यानी वो चाहते ये हैं कि जनरल रिजर्व जो 80,000 है हमारे पास इसको तो आप बांट दीजिए, और बांटने का एक ही मतलब है कि ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। However, they do not want to distribute the balances of profit and loss credit and advertisement suspense, यानी जो सबसे पहला आपका बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और जो सबसे लास्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि एक लॉस या एक्सपेंस का पार्ट होता है, इन दोनों को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। यानी कि 2 अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट है, एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट वी विल हैव टू मेक 2 सेपरेट एंट्रीज, one for the distribution of general reserve in the old ratio and the next entry will be for the combined effect of these 2 things by means of gain or sacrifice. ठीक है, तो और डिटेल्स के लिए आइए देखते हैं अपना आंसर, दैट इज सॉल्यूशन पार्ट। सो जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। सो व्हेनेवर इन एनी चैप्टर ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, दैट इज इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और इवन इन द प्रेजेंट चैप्टर दैट इज चेंज इन PSR, व्हेनेवर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ रिजर्व, सो इन दैट केस रिजर्व्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज उसका अकाउंट क्रेडिट से डेबिट हो जाना है, राइट ऑफ हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, एंड देन पार्टनर्स विल बी क्रिएटेड बिकॉज उनकी कैपिटल उससे बढ़ जाती है। तो बस रिजर्व की वैल्यू दी गई थी 80,000, उनको बांट देना है आपको उनके ओल्ड रेशियो 1:1:2 में, तो ये सारे अमाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। सो फर्स्ट एंट्री इज वेरी इजी क्योंकि आपको सिंपली ओल्ड रेशियो में बस बांट देना है। बट सेकेंड एंट्री
देखने में हो सकता है आसान लगे, बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है। सेकंड एंट्री को ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा द इम्पैक्ट ऑफ द रेशियो, दैट इज गेन और सेक्रीफाइस, जो आपके सामने ये रहा वर्किंग्स में, यहां मैंने किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी कर सकते हैं। एक्चुअली ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला किसका है? सेक्रीफाइस रेशियो का। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लेके चलते हो एंड इफ यू गेट द अमाउंट इन पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइस, नेगेटिव आने पर गेन कहलाएगा। बट अगर आप इस फॉर्मूले को रिवर्स ले लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तब सेम चीज आएगा बट उल्टा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो जो प्लस में आएगा वो गेन का होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला फिर गेन का हो जाता है। तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप उल्टा कर रहे हैं। बट दोनों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट कॉमनली प्रेफर्ड फॉर्मूला सभी लोग जो फॉलो करते हैं वो यही है, ओल्ड माइनस न्यू। तो मैंने भी उससे अलग फॉलो नहीं किया। नाउ ए, बी एंड सी, the old ratio was 1:1:2, that means 1/4, 1/4 and 2/4, and new was equal, that means 1/3 for each partner. So जितना A का गेन या सेक्रीफाइस आएगा वही B का भी आएगा, बिकॉज डेटा एग्जैक्टली सेम है। -1/12 यानी गेन आ रहा है A में, सेम B में भी आएगा। अगर 3 में से 2 पार्टनर गेन करते हैं तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप विद 100% सिक्योरिटी एंड गारंटी आप लिख सकते हो कि द लास्ट पार्टनर विल डेफिनेटली सेक्रीफाइस इक्वल टू द गेन ऑफ दीज 2 पार्टनर्स। शॉर्टकट है, टाइम बचा सकते हो आप। तो 2 ने गेन किया 1/12, तो इसका सेक्रीफाइस ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 2/12। इसलिए तो कहते हैं जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन का आता है तो उसमें आप देखेंगे ऑलवेज द इम्पैक्ट ऑफ रेशियो चेंज इज इक्वल टू दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या ये चैप्टर चेंज इन PSR ही क्यों ना हो। फिलहाल उस पर और डिटेल में बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। अभी अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सो गेन पार्टनर 2 हैं, A और B। सो एज पर द रूल गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, सो A's कैपिटल एंड B's कैपिटल विल बी डेबिटेड बिकॉज दे विल हैव टू कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंड इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज C, सो C's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ ये फ्रैक्शंस जो आए हैं इसी को बेस बनाकर हमें अमाउंट्स निकालने हैं, लेकिन किस वैल्यू को इसे यूज करके अमाउंट निकालेंगे। तो जिस चीज को वो पार्टनर्स चाहते हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी का टोटल, तो नेट अमाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ दोज वैल्यूज जिसको कि पार्टनर ने कहा दैट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में 2 चीज थे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसमें से बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है इसलिए ये प्लस होता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक एक्सपेंस या लॉस का पार्ट है इसलिए माइनस होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सब कुछ ब्लाइंडली आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये आएगा 60,000, और जैसे ही 60,000 आ जाएगा तो इस 60 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बल्कि उसको बेस बना करके उनके गेन और सेक्रीफाइस के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपके वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। नाउ आपके मन में हो सकता है एक क्वेरी हो कि सर क्या होगा कि अगर इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई किया बट जो वैल्यू अभी आप 60,000 पॉजिटिव में देख रहे हैं अगर वो नेगेटिव आ जाए तो क्या। सब कुछ ये रखिए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए आने दीजिए, बट वहां पे आपको ये तब करना पड़ेगा क्योंकि आप वैल्यूज तो यहाँ नेगेटिव रख नहीं सकते। तो उस केस में आप क्या करोगे, वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए गेन को उल्टा करके नीचे ले आएंगे आप, यानी क्रेडिट में, और सेक्रीफाइस को उल्टा करके ले आएंगे डेबिट में। तो ये भी कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हो सकता है, बहुत ही हॉट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेंसी बेस पे चला जाता है वो, तो ये बहुत रेयर है इसलिए मैंने उसको अभी नहीं लिया। हो सकता है आने वाले किसी ना किसी क्वेश्चन में मैं उसको भी टेकअप जरूर कर लूँ, ठीक है। तो इन दिस वे 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन में। सो अभी पिछले अपने सारे पार्ट्स में रेशियो के चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, तो आज के इस सीरीज में, इस पार्ट में हम इस रेशियो के चैप्टर से भी क्वेश्चन ले रहे हैं। एंड अगेन ये सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 मार्क्स मतलब 2+2। Current ratio is given as 3.8:1. Working capital amount is given as rupees 2,80,000. Liquid assets is given and you are required to find out the amount of inventory यानी कि stock, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टॉक निकालना है। अगर आप स्टॉक निकालने के पीछे लग जाओगे तो आप आंसर तक पहुंचोगे बहुत मुश्किल से। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी चीज आपको अवेलेबल है पहले उसी को लिखिए। आपके पास सबसे पहली चीज अवेलेबल थी करंट रेशियो, था आपका डेटा 3.8:1, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बट आपके पास ना करंट एसेट्स की कोई इंडिविजुअल वैल्यू पता है, ना ही करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता है। अगर पता होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और सेकंड वैल्यू को पता भी लगा लेते, बट इस समय दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम। तो जब कुछ भी नहीं मालूम तो आप इसको एज्यूम करके ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम एजम्पशन कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका नाम क्या है इस समय,
करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आप करंट लाइबिलिटीज को x मान लीजिए एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स उसके 3.8 टाइम्स के इक्वल टू है। तो जितना भी करंट लाइबिलिटीज उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका करंट एसेट भी आपका आ गया 3.8x। नाउ अब आपके पास एज्यूम्ड फिगर है करंट एसेट्स के भी और करंट लाइबिलिटीज के, जिसको कि अब आप कंबाइंडली यूज कर सकते हैं अपने वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में, जिसमें आपको मेन वैल्यू पता है और उसके मदद से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अल्जेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज and working capital is given as rupees 2,80,000. Current assets we have assumed as 3.8x and current liability assumed as only x. जिसके बाद सॉल्व करोगे आप, प्रोसीजर आपको पता ही है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल गेट एन अमाउंट रुपीज 1 लाख। सो 1 लाख क्या आया? 1 लाख आया है एज द अमाउंट ऑफ x। ठीक है, अब आप इसको डिकोड कर देंगे। x मतलब क्या था? करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख एंड देन करंट एसेट्स वाज 3.8x, तो 3.8 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 3,80,000। इस तरह से आपके पास करंट एसेट्स भी आ गया, करंट लाइबिलिटीज भी आ गया, बट हमारा रिक्वायरमेंट तो इनमें से कोई भी नहीं है, हमारा तो रिक्वायरमेंट स्टॉक है। अब अगर आप स्टॉक के फॉर्मूले की बात करें तो देयर वाज नो सेपरेट फॉर्मूला फॉर स्टॉक, बट सर्टेनली इन्वेंट्री और स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि मिलता है नहीं मिलता है डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जो कि इस समय नहीं है। सो इस फॉर्मूले को आपने लिखा, इनमें से लिक्विड एसेट्स आपको गिवन है 3 लाख रुपीज, करंट एसेट्स हमने अभी कैलकुलेट किया 3,80,000 और माइनस स्टॉक आपको निकालना है, दैट विल बी द आंसर। सो स्टॉक विल बी देयर एट रुपीज 80,000। सो फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक जो कि आया है रुपीज 80,000। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सो नॉन करंट एसेट्स इज गिवन रुपीज 15 लाख, करंट एसेट्स इज गिवन रुपीज 5 लाख, करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो गिवन रुपीज 3 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कि all the income minus all the expense, that is net profit before interest tax minus interest afterward minus tax is equal to net profit after tax। ठीक है, तो ये आपको सबसे लास्ट की वैल्यू दी गई है। टैक्स रेट जो ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करते समय यूज किया गया होगा 40%। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बाय मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेट्स दिए गए हैं 80,000 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। सो ROI को निकालने का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। ROI का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें ना इंटरेस्ट घटाया गया हो और ना ही टैक्स। बट आपको मालूम ही है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, तो आपको उसे बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल डू इट। देन नेक्स्ट पार्ट इज कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100 एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए, जिसमें से आपको 100 पता ही है, बस आपको मेन 2 चीज़ें चाहिए, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसा होता है फॉर्मूला पूरा याद नहीं आता, पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप कंप्लीटली क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए। जैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना, ये है एसेट्स अप्रोच। और लाइबिलिटी साइड से फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी एक फॉर्मूला है आपका जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसको अप्लाई करिए और उससे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप निकाल पा रहे तो निकालिए। 15 लाख वॉज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL का फॉर्मूला लगाते हुए 2 लाख रुपीज वो आ जाएगा, तो 17 लाख रुपीज विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत टफ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसके पहले आपके सॉल्वेंसी रेशियो में भी कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल हो ही जाता है। आपके डेट इक्विटी के फॉर्मूले हैं, वहाँ पर भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो ये काफ़ी कॉमन अप्रोच है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाते हो तो आधा अधूरा भी सॉल्व करेंगे तो कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए ब्लैंक तो कभी मत छोड़ दिए, क्योंकि आपका टारगेट है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी आप कैसे अच्छे नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट लीव द होल क्वेश्चन एंटायरली अनअटेम्प्टेड, रादर जितना भी आप कर सकते हैं जो आपको आता है अटेम्प्ट करिए, बिकॉज CBSE इज ऑलवेज लिबरल, या हम कह सकते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट में ही है कि CBSE मार्क्स अवार्ड करती है स्टेप बाय स्टेप।
जितने स्टेप्स आप सही करते जाएंगे उसके स्टेप्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो स्टेप्स आपको आते हैं, भले वो 1 लाइन का हो, 2 लाइन का, आप करिए, उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, है ना। 0 से तो अच्छा ही होगा, माइनस में तो आपको मिलना नहीं है। नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कैलकुलेशन आपको करना है। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कई बार इसको लोगों को पढ़ने लगता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो हम बिफोर टैक्स बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, बट नहीं। आफ्टर टैक्स से आप बिफोर तो बना लेंगे, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? अगर टैक्स आफ्टर है और इंटरेस्ट तो उसके पहले ही आता है, यानी इंटरेस्ट भी आफ्टर हो चुका होगा। यानी क्वेश्चन में भले लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट इट मींस दैट द गिवन नेट प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात आपको पहले तो पता होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है आफ्टर बोथ द थिंग्स, दैट इज इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑल्सो। और जबकि आपके क्वेश्चन में टैक्स का रेट था 40%, तो अगर किसी वैल्यू में, देखिए फिर आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, अगर 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट है, उसमें 40% या कहो तो 40 रुपीज का आप टैक्स दे चुके हो, तो आपका प्रॉफिट टैक्स के बाद कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है आपको। सो अगर नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ टैक्स दैट इज इक्वल टू 40%, तो द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी इज इक्वल टू 60%, और वो प्रॉफिट हमको दिया ही गया है क्वेश्चन में, विच इज ₹3,60,000। यानी जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो 60% को सिंबलाइज कर रहा है। तो अब आप रेसिप्रोकल ऑफ 60% अगर यूज करेंगे तो यू विल गेट दैट अमाउंट जिसमें कि आपने टैक्स कैलकुलेट करके घटाया था। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम पता लगा सकते हैं उसी ट्रिक के मदद से। 3,60,000 इज द अमाउंट आफ्टर टैक्स, एंड देन जितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उतने का रेसिप्रोकल, यानी कि 60% का रेसिप्रोकल 100/60, यू विल गेट अमाउंट ऑफ ₹6 लाख। यानी ये वो 6 लाख रुपए है जिस पर आपने टैक्स निकाला था 40% और घटाने के बाद 3,60,000 आया था। नाउ दिस 6 लाख इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स तो हो गया, अब आपको आफ्टर इंटरेस्ट को भी बिफोर इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। सो नाउ यू नीड टू ऐड बैक द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स विच ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 80,000। सो फाइनली आपके पास 6,80,000 का अमाउंट आता है एज नेट प्रॉफिट before the reduction of interest on debentures or long term borrowings as well as tax। तो फाइनली हमारे पास की वैल्यू भी आ चुकी है और अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना ROI निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैलकुलेट हो चुका है 6,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 17 लाख, गिवन गिवन तो नहीं कहेंगे, हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था, इंटू 100 एंड विल बी इक्वल टू 40%। सो द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज 40%। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारे 6 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन है शेयर्स के चैप्टर का। सो आज की वीडियो इस वजह से और भी थोड़ी लंबी होने वाली, क्योंकि आज इसमें हमने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी लिया हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा और मेन कॉन्सेप्ट हमारे शेयर्स का यही टॉपिक आता है। सो क्वेश्चन इज दैट एक्स लिमिटेड इशूड 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 120 पर शेयर। तो 100 के शेयर्स को अगर 120 पर आपने इशू किया, दैट मीन्स 20 रुपीज़ का प्रीमियम रखा है आपने। पेमेंट का पैटर्न है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, एंड रिमेनिंग वैल्यू ऑफ कॉल मनी कितनी होगी? तो 120 में से 40 रुपीज़ यहाँ आ गए, 120 में से 50 रुपीज़ यहाँ आ गए, तो कितना बचा? 30। तो यानी 30 रुपीज़ कॉल मनी की वैल्यू बन जाती है। पहली चीज़ तो आप ये पता लगा लेंगे। देन पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। सो 45 के कंपैरिजन में 70,000 पब्लिक ने अप्लाई किया है, दैट मीन्स प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर द फर्स्ट कैटेगरी इज 60,000 एप्लीकेंट्स को 45 यानी प्रोराटा अलॉटमेंट दिया गया, एंड 10,000 एप्लीकेंट्स को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिल सकता ड्यू टू लेस नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू द कंपनी। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली, यानी कि जो प्रोराटा के वजह से एक्सेस एप्लीकेशन मिला है उनसे, उसको सिर्फ आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट, one shareholder holding 2,700 shares failed to pay money due on allotment and the shares यहां तक है क्वेश्चन, एंड द शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो देखिए क्वेश्चन बोला गया शेयर होल्डर है जिसके होल्डिंग शेयर्स, होल्डिंग का मतलब अलॉटेड शेयर्स, यहां पे क्लियर रखिएगा। एप्लीकेंट बोलेंगे दैट मीन्स अप्लाइड शेयर, होल्डिंग बोलेंगे यानी अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स दिए गए 2,700, जिसने कि अलॉटमेंट को नहीं दिया और इमीडिएटली डायरेक्टर्स ने उसका शेयर फॉरफिट भी कर दिया है। यानी एप्लीकेशन की एंट्रीज को आप पहले बनाएंगे, एप्लीकेशन से आगे बढ़ेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री बना लेंगे,
अलॉटमेंट की एंट्री के बाद फर्स्ट कॉल वैसे तो आता है बट वो नहीं आएगा, आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका शेयर्स पहले फॉरफिट हो जाएगा, तो पहले आप फॉरफिट करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, तो या तो री इश्यू आएगा या तो फर्स्ट कॉल आएगा या जो कुछ भी आएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सो आगे लिखा है द कॉल मनी वॉज मेड देयर आफ्टर, यानी कि आपको आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट करना है बट री इश्यू अभी नहीं करना है, अभी आपको इसके आगे कॉल मनी को पब्लिक से मांग लेना है, फर्स्ट कॉल या कहें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब ये हो जाएगा तब उसके आगे बोला है द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, और एक लैंग्वेज दिया गया है, यानी आफ्टर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट, फॉरफिट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद आप लाओगे री इश्यू के तरफ क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा, और जब री इश्यू हो जाएगा तभी आप कैपिटल रिजर्व भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन में ये पैटर्न है जो फॉलो होना है, और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को एक रिदम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन से पहले कुछ कैलकुलेशंस भी करने होते हैं एंट्रीज में, वो पहले हम कर लेते हैं, जैसे कि कॉलसिनेटर का कैलकुलेशन। सो एज यू ऑल नो कि प्रोराटा के क्वेश्चन में मेन पोर्शन सबके लिए यही होता है, बट मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं। आपको जब भी एरियस कैलकुलेट करना है ओवर सब्सक्रिप्शन यानी प्रोराटा में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू नीड टू नो द अप्लाइड शेयर्स एज वेल एज अलॉटेड शेयर्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। सो अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड में से कोई एक तो आपको दिया ही जाएगा, एंड इन दिस केस होल्डिंग शेयर्स बाय मींस अलॉटेड शेयर्स वाज गिवन एज 2700। अप्लाइड शेयर्स की बात करते हैं तो वो नहीं दिया गया, और हम उसी को निकालेंगे उसी प्रोराटा कैटेगरी को देख करके जिस कैटेगरी से ये एडजस्टमेंट्स या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो प्रोराटा कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी नंबर 1 60,000 अप्लाइड एंड 45,000 अलॉटेड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं इसी को यूज करने वाला हूं अभी। तो उसी प्रोराटा कैटेगरी को देखते हुए हमें अप्लाइड निकालना है, तो उस कैटेगरी में अप्लाइड है 60 एंड अलॉटेड है 45, एंड मल्टीप्लाई बाय जो शेयर्स आपको मालूम थे यानी 2700 अलॉटेड शेयर्स, इससे 3600 अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे। और एक बात ऑलवेज ध्यान रखना है कि अप्लाइड शेयर्स हमेशा अलॉटेड से ज़्यादा ही होते हैं, तो कंपेयर भी कर सकते हो आप, दिख रहा है उसी प्रपोर्शन में जाता है, और नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ कंपैरिजन के लिए यही होगा कि इस शेयर होल्डर के अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स का एक रेशियो निकालिए और इस प्रोराटा कैटेगरी का रेशियो निकालिए, दोनों रेशियो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर अलग होते हैं तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। नाउ जैसे ही आपके पास अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स आ जाते हैं तो अब आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल सकते हो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को निकालने का मतलब है कि उस शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स का पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया, माइनस रेट ऑफ एप्लीकेशन, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो 900 वॉज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट 40, यानी 36,000 रुपीज उस शेयर होल्डर से कंपनी ने एक्स्ट्रा में ले रखा था, और वही एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट के टाइम पर उसको कम कर दिया जाएगा, बट स्टिल उसने वो अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, तो एरियर्स को निकालते समय ये 36,000 माइनस हो जाएगा जितना उसे मिलना चाहिए था। नाउ अलॉटमेंट पर एरियर कितना हुआ, तो जो उसके होल्डिंग शेयर्स यानी अलॉटेड शेयर्स 2700, उस शेयर्स पर उसको अलॉटमेंट देना कितना था, तो 2700 पर 50 रुपीज़ का अलॉटमेंट का रेट था, यानी 1,35,000 उससे लेना था हमको, लेकिन उससे ऑलरेडी हम 36,000 ले चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, तो वही अमाउंट उसको क्या कर दिया जाएगा माइनस, क्योंकि उससे वो ले चुके हैं ऑलरेडी, तो 99,000 उससे अलॉटमेंट पर लेना था, बट वो उसको फाइनली नहीं दे पाया, एंड 99,000 ही बनेगा आपका एरियर्स इस क्वेश्चन का। देन अब जैसे आपका एक कैलकुलेशन हो चुका है, अब आप एक रिदम में अपनी एंट्रियां बना सकते हैं। सो 1 बाय 1 स्टेप्स को ध्यान से देखते जाइए, मैं पूरी तरह से डिक्टेट करने की कोशिश करता हूं। पहली एंट्री रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसको रिसीव करने के लिए आपको ध्यान रखना है जितने शेयर्स पब्लिक ने अप्लाइड किए उसको ले लीजिए, दैट इज 70,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एप्लीकेशन, जो आ जाएगा 28 लाख रुपीज। एकदम सिंपल सी बात। सेकेंड एंट्री, बस यही थोड़ा सा आपको सिंसियर और केयरफुल रहना होगा। सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना जरूर लिख दीजिए, बाकी बाद में देखिए, पहले इतना जरूर लिखिए। उसके बाद जो आपने पहली एंट्री में डेटा रखा, सेम डेटा यहाँ पर रिपीट कर दीजिए। स्टेप्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये सेकंड एंट्री कभी टफ नहीं लगेगी। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतने पे फोकस करना है, जिसमें कि प्रीवियस एंट्री का डेटा शेयर एप्लीकेशन से यहाँ पर रिपीट कर देना है आपको, और शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स आपने ऑफर किए थे यानी 45,000 इंटू एप्लीकेशन रेट को आपको ले लेना है, जो कि 18 लाख रुपीस आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली दोनों का डेटा सेम नहीं होगा क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो 10 लाख रुपीस का एक डिफरेंस आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है कि दिमाग में 10 लाख रुपया है। इसके बाद एक्सेस मनी आते ही सबसे पहला चॉइस जो आता है वो है रिजेक्ट करने का।
नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, जिनको अलॉटमेंट एक भी नहीं दिया। तो एज यू ऑल रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कैटेगरी 2 में रखा था 10,000 शेयर्स नील, यानी कि उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला। सो कंपनी ने 10,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, पैसा उनको दे करके वापस भेज दिया। तो उसी को लिखेंगे टू बैंक, यानी रिजेक्ट करना है। 10,000 शेयर्स जिसका एप्लीकेशन का पैसा वापस होगा इक्वल टू ₹40 पर शेयर, यानी 4 लाख रुपीज़ उनको वापस हो जाएगा। तो जैसा आपने अभी देखा था कि इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख रुपीज़ आया था, उस 10 लाख में से 4 लाख तो वापस हो गया, तो अभी भी कितना बच रहा है 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पर आपको एडजस्ट करना है, बट यही आपको समझना है कि अलॉटमेंट पर करना है, ये हो जाएगा, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि ये हो सकता है कि नहीं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम जरूर करना है बट बहुत ज़्यादा काम नहीं। लिखने से पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले कि प्रोराटा कैटेगरी से अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, तो वह है 45,000 इनटू अलॉटमेंट का रेट क्या था 50। इससे जो वैल्यू बनेगी वो एक लिमिट बन जाएगी कि आप कितना मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे लिमिट बन रही है 22,50,000 की, और जबकि यहाँ पर हमें 6 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट करने हैं, तो वेरी इजीली वी कैन एडजस्ट। सो यानी अलॉटमेंट पर रिमेनिंग 6 लाख रुपीज़ आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस एंट्री को टुकड़ों में बनाइए, इससे आपको कभी भी टफ की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन की एंट्री पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ, यानी अलॉटमेंट के एंट्रीज में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें प्रीमियम भी था, तो टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जैसे एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो फ्रॉम नेक्स्ट एंट्री यानी अलॉटमेंट से हम लोग वापस अपने इशूड शेयर्स पे चले जाते हैं, जो कि था 45,000 शेयर्स, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने इतने ही शेयर्स पब्लिक में अलॉटमेंट किए हैं। तो 45,000 इंटू अलॉटमेंट रेट था 50, जिसमें से प्रीमियम था ₹20 का, और बाकी का बचा हुआ ₹30 आपका शेयर कैपिटल था। रेस्पेक्टिवली आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अलॉटमेंट का एंट्री तैयार है विथ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें से अलॉटमेंट की वैल्यू इस ड्यू के अकॉर्डिंग सेम टू सेम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रीवियस एंट्री एप्लीकेशन में हमने इसी 22,50,000 में से 6 लाख रुपीज़ को एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट पर, तो उतना माइनस हो जाएगा 16,50,000। देन एरियर्स वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर बिफोर सॉल्यूशन ऑफ द एनी एंट्री, 99,000 आया था एरियर्स का अमाउंट, वो लिख दिया हमने, एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। यही मैंने आपसे कहा था, अगर एंट्री शुरू करने से पहले आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक रिदम में सारी एंट्रियां बन जाएंगी। नाउ अलॉटमेंट को रिसीव करने के बाद वैसे तो आता है फर्स्ट कॉल, बट जैसा हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि फर्स्ट कॉल बाद में आएगा, पहले फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट की एंट्री में भी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिट। चाहे कुछ भी हो, कितना भी इजी, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये 3 चीज़ तो ऑलवेज रहेगा इसी प्लेस पर फॉरफिट की एंट्री में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिट। अगर आपको इस एंट्री का डेटा सही से भरना नहीं आता तो कम से कम एक ब्लैंक एंट्री सही लेकिन लिख दीजिए, आप मार्क्स मिलेंगे। नाउ शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो है 2700, एंड यहाँ पर कभी भी आपको याद रखना है फेस वैल्यू नहीं यूज़ होता है, ऑलवेज यहाँ पर कॉल्ड अप यूज़ होता है। मैं इसको अपने प्रीवियस वर्कशीट वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, कॉल्ड अप यूज़ होता है। कॉल्ड अप इस क्वेश्चन में अलग से लिख कर नहीं दिया, बट आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे वो देखिए, आपने एप्लीकेशन की एंट्री बनानी है, आपने अलॉटमेंट की एंट्री बना दी, और अभी कॉल्स की एंट्री बाकी है, तो आप इन्हीं दोनों की टोटल को करेंगे आप, दैट विल बी इक्वल टू कॉल्ड अप। तो आपने जोड़ा, कितना आ गया ₹90, बट आप देख रहे हैं यहाँ तो 90 आ रहा है, मैंने वहाँ 70 कॉल्ड अप लिखा हुआ है। तो कॉल्ड अप एक्चुअली मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू विच हैज़ बीन कॉल्ड, लेकिन यहाँ तो 90 रुपीज़ में इंक्लूडिंग प्रीमियम भी आ चुका है, इसलिए ये पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू बना नहीं। तो प्रीमियम इंक्लूड है तो पहले उसको हटा लीजिए। कॉल्ड अप के कैलकुलेशन के लिए प्रीमियम को एक्सक्लूड करना होता है। तो अगर 90 रुपीज़ टोटल आ रहा है तो प्रीमियम कितना जुड़ गया इसमें 20, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए आप, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा आपका 70, है ना। फाइनली आपका 70 रुपीज़ कॉल्ड अप आ चुका है। चलिए अब देखते हैं फाइनली अपनी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ ₹70 के अकॉर्डिंग, यानी 1,89,000। टू कॉल्स इन एरियर, एक ही एरियर था 99,000 रुपीज़ का। और जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसको लिखने से पहले देख लीजिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा कि नहीं होगा। तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का एरियर्स किया और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी था, तो अगर अलॉटमेंट का एरियर हुआ या किसी भी चीज़ का एरियर हुआ जिस पे प्रीमियम है तो वो प्रीमियम भी कैंसिल हो जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा, जिसका रेट 20 रुपीज़ का था, 2700 इंटू 20 यानी कि 54,000। एंड नाउ फाइनली 3 वैल्यूज आपके सामने हैं, एंड इसकी वैल्यू नहीं मालूम तो बस डिफरेंस निकाल दीजिए, जो आएगा एज बैलेंस फिगर यहाँ लिख डालिए 1,44,000। सो फाइनली कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट के बाद वैसे तो रीइश्यू आता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि उसके आगे कॉल्स की एंट्री बन रही है।
तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की बेसिक एंट्री। नाउ एंट्री तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन एंट्री का अमाउंट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक कंपनी के पास 45,000 शेयर्स तो थे, लेकिन जैसे ही कंपनी ने उसमें से कुछ शेयर्स यानी 2700 शेयर्स को कैंसिल कर दिया है, तो अब शेयर्स कम भी हो जाएंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी 12,69,000। एंड देन रिसीविंग की बात करते हैं, तो कॉल मनी पर कोई भी एरियर फर्दर नहीं आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जितना ड्यू था उतना ही रिसीव। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, इस 2700 को यहाँ से घटाना भूल जाते हैं और 45,000 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि नंबर उनके कट जाते हैं इस पोर्शन में। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट उसके बाद रीइश्यू के लैंग्वेज था कि ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो रीइश्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, एंड देन डिफरेंस के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो बैंक में रीइश्यू का रेट था 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी 2,43,000, एंड एज फुल्ली पेड के अकॉर्डिंग आ जाएगा शेयर कैपिटल का डेटा, एंड डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो ये बन जाता है शेयर फॉरफिट अकाउंट, जो कि डिस्काउंट एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। फिलहाल तो डेबिट में है 27,000। और अगर सारे शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया है तो कैपिटल रिजर्व को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय मीन्स फॉरफिट के क्रेडिट बैलेंस में से फॉरफिट का ये डेबिट बैलेंस घटा दीजिए, जो आएगा दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,44,000 जो क्रेडिट बैलेंस आया था, माइनस 27,000 एज डेबिट बैलेंस, यानी 1,17,000 आपका कैपिटल रिजर्व है। तो एक फुल क्वेश्चन हमारे शेयर्स का भी हमने सॉल्व कर लिया है, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बिजनेस स्टडीज का पार्ट है। सुना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने कहा, अगला हमारा क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का है 10 मार्क्स के लिए। एंड अगेन आज मैंने फिर कोई 1 मार्कर्स क्वेश्चन नहीं रखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के। पहला, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it is a conclusive statement about the business environment, that the study of various elements of business environment, that is micro, macro, political, technological, social, etc., is very important for business. So highlighting the above statement, explain any 3 reason why it is so important. So अगर आप ये conclusion देते हो कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स की स्टडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है, क्यों आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, आपको रीजन का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताने हैं, जो मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, यानी आपके स्टडी से आपको अपॉर्चुनिटीज पहचानने को मिलते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हो। सेकेंड इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स, आपको थ्रेट्स की जानकारी मिलती है, यानी कि आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं। देन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, यानी कि स्टडी आपके लिए हेल्पफुल होता है टू टैप द यूजफुल रिसोर्सेज। देन हेल्पफुल इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। देन हेल्पफुल इन असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी आपको अपने बिजनेस के जो भी नए नए प्लान एंड पॉलिसीज बनाने हैं उसके लिए भी वो हेल्पफुल होता है। एंड देन हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो दीज मैनी आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्हीं में से आपको कोई 3 पॉइंट लिखकर एक्सप्लेनेशन देने हैं फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लास्ट 3 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। दिस इज अ ट्रिकी टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको लिखने को बोला है, लेकिन पूरा नहीं। फर्स्ट 3, लास्ट 3, फर्स्ट 4, लास्ट 4 ऐसे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए और सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस को मन में रिकॉल करिए कि पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक में गड़बड़ यहीं बच्चे कर जाते हैं कई बार कि उस लास्ट 3 के चक्कर में एक स्टेप आगे या पीछे कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट 3 पूछा, ठीक है, आप अपने माइंड में एक रिकॉल करिए कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते आखिरी स्टेप 5वां जो भी है वो क्या है। जैसे आप इसको लिख लेंगे तो आपको जो बोला है, क्या बोला है, लास्ट 3, यानी एक ये फिर एक ये, यानी आपको ये 3 पॉइंट्स पिक करने हैं एंड एक्सप्लेन करने हैं, दैट्स इट। आप पहले ही माइंड मैपिंग कर लीजिए, अदरवाइज कहीं गलत स्टेप्स को आप कहीं ना यूज करके एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट ना कर लें अपना। तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, these आर द लास्ट 3 स्टेप्स। तो थर्ड स्टेप इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन, एंड लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो इन तीनों को ही आपको लिखना है एंड एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से इन बातों को समझिएगा जो मैंने समझाया है।
एंड आते हैं फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन एनी 4 कंज्यूमर राइट्स। एज यू ऑल नो, हमारे बीएसटी का लास्ट चैप्टर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजीएस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। काफ़ी बच्चों को इसमें समझना भी आसान होता है, हमें पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, बच्चों को भी समझने में बड़ा मजा आता है। और इनमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके बोर्ड एग्जाम इनमें से कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तो उन्हीं में से मैंने आज लिया है राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स आपके सामने है टोटल 6। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म। कई बार बच्चे इसको आरटीआई बोलकर गलत याद कर लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो है यहाँ पर, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है ये है राइट टू बी इन्फॉर्म। मतलब आप इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, इस तरह का राइट। तो थोड़ा सा लैंग्वेज वर्ड्स पे ध्यान रखना है आपको। आरटीआई नहीं है ये, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। आरटीआई एक जनरल इंडियन सिटीजन का राइट्स होता है, ना कि कंज्यूमर्स का। देन राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल्स एंड राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। इसमें भी कई बार देखा है मैंने बच्चों को गलतियां करते हुए, इसको बच्चे आरटीई से कंपेयर करते हैं राइट टू एजुकेशन से। तो राइट टू एजुकेशन भी हमारे इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका बेसिक राइट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ एज अ सिटीजन नहीं, एज अ कंज्यूमर की बात हो रही है। तो कंज्यूमर के राइट्स में राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन है। बीइंग अ कंज्यूमर, यू ऑल आर हैविंग राइट दैट certain steps must be taken to educate the consumers, to make them aware about various things and various rights and responsibilities also. तो इसका मतलब राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन है, ना कि आरटीई है। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, ना कि आरटीआई है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। इन्हीं में से किन्हीं 4 पॉइंट को आप यूज करके एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट भी पूरा हो जाता है। तो इन दिस वे टुडे वी हैव कंक्लूडेड वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एक लंबे लंबे हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हुए थे अकाउंटेंसी के। बट नो डाउट हमने आज के इस वर्कशीट के बाद मैंने अच्छे से एनालाइज किया है ऑलमोस्ट फ्रॉम चैप्टर फंडामेंटल टू चैप्टर कैश फ्लो एंड फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज टू द लास्ट चैप्टर। हमने हर चैप्टर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच कर लिया है। तो इस 5 पार्ट में ही हमने एक बार अपने पूरे बुक का रिवीजन तो कर ही लिया। इसी तरह से आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस मिलती रहे, मिलेगी फिलहाल अगले 2-3 दिन तो मिलेगी ही। उसके बाद भी शेड्यूल पर डिपेंड करता है कि मैं कितना बिजी रहूंगा, कितना मौका मिलेगा मुझे। बट फिर भी कोशिश रहेगी कि क्योंकि पीक टाइम है सबके प्रिपरेशन का, तो आपको वीडियोस मिलती रहे। चैनल पे बने रहिए, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे जैसे ही वीडियोस आपके पास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।